हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो छठा मॉड्यूल पर है रीट का। वो जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हुई है L1 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पर है। तो चलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसेस फ्यूचर प्रेडिक्शन। कौन सा सेंटेंस है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन को एक्सप्रेस करता है। देखो, पॉसिबिलिटी होती है, वो माइट और मस्ट ये बताते हैं कि कोई कार्य होने की संभावना है फ्यूचर में। लेकिन प्रेडिक्शन किया जाता है वो सेल और विल से बताया जाता है। प्रेडिक्शन हमेशा किसे बताया जाता है? सेल या विल से। दे विल विन द गेम, कि वो गेम जीतेंगे कल। तो ये इसमें डी सही है। योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मून साइन, कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पूरी पूरी मून साइन है। मून साइन का मतलब पूरी पूरी आपकी कौन कोटेड है। कौन कोटेड का मतलब होता है पूरी पूरी काल्पनिक है, इमेजिनरी है। आपकी पूरी रूट कौन कोक्टेड है। कौन कोक्टेड मतलब है इमेजिनरी है पूरी पूरी रिपोर्ट। अगला देखो, सी सिंग्स, वह गाती है, प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, तो गाती है और बजाती भी है। तो इसको दोनों काम सारे कर रहे हैं, तो ये एज वे ले जाएगा। सो देर तो रिजल्ट बताता है, दो विरोधाभास बताता है। टू टू है वो दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ देखो, जो सीक्वेंस बताया जा रहा है कि वो गाती भी है और बजाती भी है, तो सी सही है। एज वेल एज, सी सिंग्स एज वेल एज प्ले, वो गाती भी है साथ साथ बजाती भी है। अगला देखो, ये स्टेंजा दिया हुआ है, इसको रीड करना है। फ्लावर्स ब्लूम करता है। ए फ्लावर ब्लूम्स बीनीथ द स्काई, एक फूल है वो आकाश के नीचे ब्लूम करता है, खिलता है। इट्स पेटल्स, इसकी पंखुड़ियाँ रीच पहुँचती है। इट्स कलर फ्लाई, और इसका कलर फ्लाई करता है, उड़ता है। इट ओपन्स वाइड टू ग्रेट द डे, और ये फूल खुलता है डे को ग्रीट करने के लिए, दिन का स्वागत करने के लिए। वेव्स गुड बाय एज द नाइट होल्ड्स अवे, और जैसे ही नाइट आती है, रात आती है, तो वो गुड बाय कहता है। तो देखो, वॉट इज द फ्लावर डूइंग इन द पोइम? ब्लूमिंग, फ्लावर है वो ब्लूमिंग कर रहा है, खिल रहा है। वॉट डज द फ्लावर सिम्बलाइज, फ्लावर किसको सिम्बलाइज करता है, किसका प्रतीक है? ग्रोथ और ब्यूटी का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है और वृद्धि का प्रतीक है। वॉट डज द फ्रेज वेव्स गुड बाय, वेव्स गुड बाय, इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग एट नाइट, इट इज क्लोजिंग एट नाइट। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि जैसे वो खुलता है कब? जब दिन का स्वागत करता है तब खुलता है। यानी जैसे सूर्य उदय होता है तो फूल खुलता है, अपना मुंह, ठीक है, खोलता है। और जैसे ही रात होती है तो वो गुड बाय कहता है, इसका मतलब वापस वो क्लोज हो जाता है। तो ये ए सही है इसका, ठीक है। 66 में ये दिया हुआ है, क्रूड ऑयल कैसे बनता है, ये पूरी इसकी प्रोसेस दी हुई है ना। तो देखो, क्रूड ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज द थिक डाउन ब्लैक लिक्विड। क्रूड ऑयल है वो पृथ्वी से निकलता है एक बड़े भूरे काले लिक्विड के रूप में, विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, बड़ी खतरनाक स्मेल का। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज, ये विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेज का जटिल मिक्सचर होता है क्रूड ऑयल। ईच विद इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज़, और हर मिक्सचर की अपनी खुद की क्वालिटीज़ होती है। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शन। अधिकांश जो क्रूड ऑयल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन के होते हैं, अलग अलग अनुपात में। सच हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड इन अदर फॉर्म्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स अन्य फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे बिटुइन्स है, कोयला वगैरह होता है ना, असफॉल्ट से, नेचुरल गैस, इसमें भी हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स, मिनरल ऑयल होता है वो ओरिजिनेट होता है, मिनरल ऑयल ओरिजिनेट होता है कहाँ से? फ्रॉम कार्कासेज ऑफ टाइनी एनिमल्स। मिनरल ऑयल होते हैं जैसे पेट्रोलियम डीजल से होते हैं ना, वो मिनरल ऑयल होता है। मिनरल ऑयल ओरिजिनेट होता है कार्कासेज ऑफ द टाइनी एनिमल्स। कार्कासेज होते हैं डेड बॉडीज, जो छोटे छोटे जानवरों की डेड बॉडीज है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। फ्रॉम प्लांट्स, और पौधों से, दैट लिव इन द सी, जो समुद्र में रहते हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर, और मिलियंस ऑफ वर्षों से, लाखों वर्षों से, दीज डेड क्रिएचर्स, ये मृत प्राणी, फॉर्म लार्ज डिपॉजिट से, ये बड़े डिपॉजिट्स का निर्माण करते हैं सी बेड पर, समुद्री तल पर। ओशन करंट्स कवर देम विद ए ब्लैंकेट, ओशन कवर होती है जो महासागर की लहर, जो करंट होती है, जलधाराएं होती है, उनको कवर कर देती है ब्लैंकेट से। ऑफ सैंड एंड सिल्ट, मिट्टी और सिल्ट की जो ब्लैंकेट होती है उससे, कंबल से उसको कवर कर देती है। एज द मटेरियल हार्डन्स, और जैसे जैसे मटेरियल जो जमे हुए मटेरियल हार्डन हो जाता है, इट बिकेम सेडिमेंट्री रॉक,
और वो क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। सेडिमेंट रॉक होती है जो बहुत बड़ी पथरीली चट्टान सी बन जाती है। इफेक्टिवली सट्स आउट द ऑक्सीजन, और प्रभावपूर्ण तरीके से ऑक्सीजन को सट आउट कर देते हैं, ऑक्सीजन को बंद कर देते हैं वो, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते ही ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती। दस प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द मेरीन डिपोजिट्स अंडरनीथ। इस प्रकार पूरी तरह से डिपोजिशन होता है वो मेरीन डिपोजिट अंडरनीथ, यानी समुद्री जो मिट्टी वगैरह है उसके नीचे एकदम कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। यानी वो जानवर पौधे वगैरह समुद्र के तल पर जमते हैं, ऊपर लहरों के द्वारा या मान लो समुद्री करंट के द्वारा मिट्टी ला के उन पर जमा दी जाती है। अब ऑक्सीजन वगैरह मिलती नहीं है उनको, तो पूरी तरह से डीकम्पोजिशन होता है। द लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स बिकेम थिकर। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो मोटी होती है, हेवियर भारी होती है, और प्रेशर प्रोड्यूसेज हीट, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स हीट प्रोड्यूस करती है, विच ट्रांसफॉर्म द टाइनी कार्कासेज, जो छोटे कार्कासेज है, छोटे जो डेड बॉडीज है जानवरों की, इनटू क्रूड ऑयल में ट्रांसफॉर्म कर देती है। प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे, और वो प्रोसेस आज भी चल रही है ना। व्हाट इज द क्रूड मिनरल ऑयल, व्हाट इज द क्रूड ऑयल मिनरल, क्रूड ऑयल मिनरल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज, बिल्कुल ये है, पहली लाइन में इसका उत्तर है। दूसरा देखो, व्हाट इज द क्रूड ऑयल, ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज। फ्रॉम वेयर डज द मिनरल ऑयल ओरिजिनेट, मिनरल ऑयल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कार्कासेज ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी, जो छोटे छोटे जानवर और प्लांट्स पौधों में रहते हैं उनकी डेड बॉडी से, उससे मृत शरीरों से मिनरल ऑयल ओरिजिनेट होता है। द टाइम टेकन फॉर द मेरीन डिपॉजिट्स हार्डन इनटू रॉक्स, देखो जो कितना टाइम लिया जाता है मेरीन डिपॉजिट्स में जो रॉक्स में बदल जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए जाते हैं, लाखों वर्ष लिए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो किस तरफ ले जाती है, फॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड डिपॉजिट्स, ओल्ड डिपॉजिट्स की तरफ ले जाती है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स धीरे धीरे ऑयल डिपॉजिट की तरफ ले जाती है। तो कैसे ले जाती है, देयर प्रेशर प्रोड्यूसेज, क्योंकि उन सेडिमेंट्री रॉक्स का प्रेशर प्रोड्यूस करता है हीट को, एंड टर्न्स डिपॉजिट ऑफ एनिमल कार्कासेज, और एनिमल कार्कासेज डिपॉजिट्स को बदल देता है ऑयल में। ये सही है, बिल्कुल ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमिली, इनमें से कौन सा सिमिली है, तो देखो विंड हाउल्ड, हवा गुर्राई, ये तो पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि हवा को एक जानवर के रूप में, मनुष्य के रूप में दिखाया गया है कि हवा गुर्राई, है ना, तो ये पर्सनिफिकेशन है। कार रोल्ड वे डाउन द स्ट्रीट, कार है वो रोल्ड हुई दहाड़ी गली में से। हर आइज स्पार्कल्ड, उसकी आंखें चमकी, लाइक स्टार्स, स्टार की तरह, तारों की तरह, तो आंखों की कंपैरिजन तारों से हुई है, तो ये सिमिली है ना, किसी एक दो असमान दिखने वाली चीज़ों की समानता दिखाना, कि आंखें और तारे बिल्कुल अलग है लेकिन दोनों को एक जैसा दिखाया गया है यहाँ पर, इसलिए सिमिली है। द लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज, कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस फ्रेज में यूज हुआ है, द स्टार्स डेंस्ड इन द स्काई, आकाश में जो तारे हैं वो नाचे, तो तारों को डांस करते हुए दिखाया गया है। तो डांस तो व्यक्ति करते हैं, मनुष्य करते हैं, अब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव की तरह दिखाए तो वो पर्सनिफिकेशन होता है, तो ये पर्सनिफिकेशन है। के साउंड इन काइट इज वो टाइप ऑफ साउंड है, काइट में जो के है, कै है, काइट में जो कै साउंड है वो क्या है, ये प्लोसिव है। देख लो कौन कौन सी प्लोसिव, ये बता देता हूँ आपको। पैब है, ये प्लोसिव है, और बिलाबियल है, होठों से बोला जाता है, ये बिलाबियल इसलिए कहे जाते हैं। पैब है, टेड है, और कैग है, ये प्लोसिव्स है, ठीक है। फ्रिकेटिव्स कौन से होते हैं, फ्रिकेटिव जय जय, जय और जय, ये नहीं, ये अफ्रिकेटिव होते हैं। फ्रिकेटिव होते हैं थे द, फ्रिकेटिव होते हैं थे द, है ना, सहजय, सहजय और सहजय, ये फ्रिकेटिव्स होते हैं, ठीक है। अफ्रीके ये अफ्रीकेट होते हैं सहजय, ठीक है। इसमें पूछा है कि कै कौन सा है, कै तो प्लोसिव है, बता दिया मैंने आपको। अप्रोक्सीमेट होते हैं वो, एक तो लय होता है और एक रे होता है, ये अप्रोक्सीमेट में आते हैं, ठीक है। वॉइस्ड काउंटर पार्ट ऑफ है सै का वॉइस्ड काउंटर पार्ट होता है जय, सै जय, है ना, देखो सै और जय, सै जय, सै जय होता है, ठीक है। विच वर्ड कंटेन्स द जय, जय नहीं है, ये ए है, इसमें ए वो कौन से वर्ड में है, तो देखो बर्ड,
बर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है बैड, है ना। ये तो बैट है, बैट, बैट, है ना। ये बैट, बूट, ये बूट। तो इनका ये जो ए है वो ये बर्ड में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज ए पेलेटल साउंड। पेलेटल साउंड कौन सी, जो देखो पेलेटल साउंड वो होती है कि जीभ है ऊपर वाले तलवे से जाके लगती है, जो रिज होती है आगे उसके पीछे तलवे से जाके जीभ लगती है, ऊपर वाले तलवे से लगती है, तो वो पेलेटल साउंड होती है। तो देखो मैं होता है वो नेजल होता है, मैं साउंड इज ए नेजल साउंड, ठीक है। बै होती है वो बिलाबियल होती है, यानी होठों से बोली जाती है, पै बै, बिलाबियल। वह भी क्या होता है, ये डेंटल होती है, यानी होठ है वो दांत से लगेंगे, नीचे वाला होठ है। च ये पेलेटल होता है कि जीभ है वो सीधा प्लेट से जाके लगता है, च साउंड, तो ये पेलेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज वॉइसलेस। कौन सी वॉइसलेस है, देखो वॉइसलेस है, पै वॉइसलेस है, क्योंकि इसमें देखो जोड़ा बना है पै और बै, तो पै है वॉइसलेस है और बै वॉइस्ड होती है ना। तो पै, वह वॉइस्ड है, बै वॉइस्ड है, डे वॉइस्ड है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। कमेटी अलोंग विद इट्स एडवाइजर्स। कमेटी अपने एडवाइजर्स के साथ, तो मेन सब्जेक्ट ये कमेटी है। यदि सब्जेक्ट अलोंग विद, टुगेदर विद, है ना, एज वेल एज, इनसे जुड़ा हुआ हो, यदि सब्जेक्ट है वो अलोंग विद, टुगेदर विद एज वेल एज, इनसे जुड़ा हो, तो सब्जेक्ट है वो पहले वाले वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, कमेटी के अनुसार वर्ब यूज होगी। अब कमेटी के अनुसार वर्ब, कमेटी सिंगुलर है तो वर्ब इज यूज होगी, है ना। देखो कमेटी अलोंग विद एडवाइजर वॉज मीटिंग टुमारो, मीटिंग टुमारो, टुमारो मीटिंग कर रही तो ये तो गलत है ना, वॉज थोड़ी आएगा, इज आएगा, है ना। बी सही है, क्योंकि टुमारो के लिए पास्ट टेंस यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए डी गलत है भाई। कमेटी के अनुसार वर्ब सिंगुलर यूज होगी, तो या तो इज सही है या वोज, लेकिन यहाँ टुमारो आ रहा है तो टुमारो के साथ वोज नहीं आ सकता, है ना। सेल विल आता है, सेल विल नहीं आए तो प्रेजेंट आ सकता है, तो बी सही है इसमें, ठीक है। 80th क्वेश्चन, फॉलोइंग द बेस्ट डिफाइंस द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी को सबसे अच्छा डिफाइन करता है। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, एक कंसाइंस फिक्शनल नेरेटिव, एक संक्षेप में छोटा काल्पनिक नेरेटिव होता है, वर्णन होता है, यूजुअली फोकसेज ऑन द सिंगल प्लॉट और कैरेक्टर, एक सिंगल प्लॉट या कैरेक्टर पर फोकस करता है, तो बी सही है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस एज ए पार्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी सजेस्ट। जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस होता है वो क्या करता है, नेचुरल ऑर्डर है वो स्ट्रक्चर्स को लर्न कराने में फोकस करता है, कि स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश या सेकेंड लैंग्वेज को जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको लर्न करे, और वो भी नेचुरल ऑर्डर में, यानी सबसे पहले इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न करे, उसके बाद हार्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न करे। तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है वो एक थ्योरी है टीचिंग की, उसमें क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लर्न करवाया जाता है। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें किसमें दिया गया है, बी में। देयर इज ए प्रेडिक्टेड ऑर्डर इन विच द लैंग्वेज लर्नर एक्वायर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ये प्रेडिक्टेड ऑर्डर होता है जिसमें लैंग्वेज लर्नर्स एक्वायर करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को। सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मान लो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये लर्न करवाया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जैसे अपने कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो इस पैटर्न में लिखना है, इस स्ट्रक्चर में लिखना है। तो ये लर्न करवाने की जो थ्योरी है वो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है। इन कम्युनिकेटिव क्लासरूम में द रोल ऑफ ए टीचर, टीचर का रोल क्या होता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेशन। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना खाली कम्युनिकेशन के लिए, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, ये टीचर का रोल है कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की, बोलने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक कम्युनिकेटिव टास्क। ऑथेंटिक कम्युनिकेटिव टास्क है उसका उदाहरण है, तो देखो ऑथेंटिक कम्युनिकेटिव टास्क है क्या है, फिलिंग ब्लैंक्स, हैविंग स्टूडेंट्स राइट एन ईमेल। देखो ये सबसे अच्छा है कम्युनिकेटिव टास्क है ऑथेंटिक। हैविंग स्टूडेंट्स राइट, बच्चों से लिखवाना ईमेल टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने के लिए, ये सबसे अच्छा कम्युनिकेटिव टास्क है। वो डज द जे इन्फॉर्मेशन गेम मीन इन CLT, यानी कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें इन्फॉर्मेशन गेप का क्या मतलब है, ये होता है ए टास्क वेयर स्टूडेंट्स एक्सचेंज डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटेड। एक ऐसा कार्य होता है इन्फॉर्मेशन गेम कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में, ऐसा टास्क होता है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए। ए चैलेंज इन टीचिंग लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश, देखो
टीचिंग लिसनिंग, लिसनिंग स्किल को टीच करने में इंग्लिश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखो, लिसनिंग स्किल में आप लिसनिंग स्किल को टीच कर रहे हो कि कैसे लिसनिंग किया जाता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है लिसनिंग कॉम्प्रेशन एक्सरसाइजेज। कॉम्प्रेशन एक्सरसाइज को लिसन करने की कमी है। पेस एंड असेंट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश इन ऑडियो मटेरियल्स, ये भी है। भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो ऑडियो मटेरियल्स है वो बहुत ही तेज़ी से बोलते हैं, उनका जो असेंट है वो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द चैलेंजेस इन प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी को प्रमोट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फ्लुएंसी यानी बोलने में प्रमोट करना है, बच्चों को बोलने में, स्पीकिंग में प्रमोट करना है। तो उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रामरेटिक एक्यूरेसी देखी जाती है। यानी लिसनिंग फ्लुएंसी में एक चैलेंज होता है कि बच्चा बोल रहा है तो ग्रामरेटिकली मिस्टेक करता है, तो वो ग्रामरेटिकल एक्यूरेसी देखी जाती है, जबकि फ्लुएंसी में ग्रामरेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखी जाती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ए, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द नॉर्म रेफरेंस्ड एवोल्यूशन? नॉर्म रेफरेंस्ड एवोल्यूशन में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? देखो, नॉर्म रेफरेंस्ड एवोल्यूशन क्या होता है कि क्लास के ग्रुप का एक साथ टेस्ट लिया जाता है और फिर रैंकिंग दी जाती है कि पूरे ग्रुप में बच्चे की रैंकिंग कहाँ पर है। तो ये रेफरेंस बेस्ड एवोल्यूशन है कि पूरे ग्रुप का, पूरे क्लास ग्रुप का टेस्ट लिया जाता है, फिर उनकी रैंकिंग करना कि 1 नंबर पर कौन आया, 2 नंबर कौन आया, 3 नंबर कौन आया। इसे पूरे क्लास की रैंकिंग करवाई जाती है एक साथ, पूरे ग्रुप की रैंकिंग करवाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, इट डज नॉट अकाउंट इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्रेस। ये ग्रुपिंग पर फोकस दिया जाता है, इसलिए इंडिविजुअल लर्निंग पर ये अकाउंट नहीं करता है। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है ना। ए नॉर्म बेस्ड रेफरेंस एवोल्यूशन में सबसे बड़ा है कि वो इंडिविजुअल प्रोग्रेस को अकाउंट नहीं करता। विच मेथड ऑफ एवोल्यूशन अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूव? कौन सा एवोल्यूशन का मेथड है जो स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए कहता है उनकी लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए? वो सेल्फ असेसमेंट होता है कि बच्चा खुद अपनी लर्निंग को, अपने इम्प्रूवमेंट को देखे, रिफ्लेक्ट करे, सेल्फ असेसमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज इन रेमेडियल टीचिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद रीडिंग? कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी रेमेडियल टीचिंग में? रेमेडियल टीचिंग में, उपचारात्मक शिक्षण में कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी टू हेल्प स्टूडेंट्स को हेल्प करने में स्ट्रगल विद रीडिंग? जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उपचारात्मक में कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी योजना अपनाओगे? रीडिंग में यदि स्ट्रगल कर रहा है तो उसको क्या करना है? इग्नोरिंग रीडिंग नहीं, इग्नोर नहीं करना है। स्पीकिंग इसको कोई मतलब नहीं है स्पीकिंग, रीडिंग में यदि स्ट्रगल कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स नॉवल को असाइन करेंगे नहीं। ये है यूजिंग सिंप्लीफाइड रीडिंग मटेरियल, सिंप्लीफाइड रीडिंग मटेरियल को यूज करेंगे। सिंप्लीफाइड जो रीडिंग मटेरियल्स है, फोनिक्स है, उनका यूज करेंगे। सरल जो रीडिंग के मटेरियल है वो दिए जाएंगे उसको। इन रेमेडियल टीचिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस? स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ क्या है? यदि रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो आप तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बनाना है, आत्मविश्वास बनवाना है। तो आत्मविश्वास बनाने सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नॉट रेलिवेंट ये नहीं है। हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव एकेडमिकली रिड्यूसिंग फियर एंड एग्जाइटी, ये है कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो स्टूडेंट को इम्प्रूव करता है, एकेडमिकली इम्प्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग फियर एंड एग्जाइटी, भय और चिंता को कम करते हुए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग। थैंक यू।